हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शंस को कवर करेंगे। इस एक्ट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी हिस्ट्री, इसके ऑब्जेक्ट और इसके स्कोप को जाना है। आज हम इस एक्ट के सेक्शंस को कवर करेंगे। ये एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये एक्ट इनैक्टमेंट हुआ, इसकी इनैक्टमेंट डेट है 23 दिसंबर 1959 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है 10 अक्टूबर 1962। ये इसकी क्या हो गई, इन्फोर्समेंट डेट हो गई। और ये एक्ट नंबर कौन सा है, ये एक्ट नंबर 54 है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है 1959 कौन सा एक्ट नंबर है, तो ये एक्ट नंबर कितना है 54। तो हमें हर एक एक्ट की नंबर भी याद रखना होता है। ठीक है, अब हम इसके सेक्शंस को कवर करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 को कम्प्लीटली कवर करेंगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है, इसकी रेंज है सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, अब ये एक्ट क्या है, ये एक्ट कंसोलिडेट और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एमुनिशंस के रिगार्डिंग में। ठीक है, सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। This act may be called the Arms Act 1959. It extends to whole of India. It shall come into force on such date. Such date जो भी मैंने आपको बताई है 10 अक्टूबर 1962। ये क्या है इसकी इन्फोर्समेंट डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में कौन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, ये याद रखना कौन से एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन से एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट है। अब सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करता है और इंटरप्रिटेशन क्लॉज के रिगार्डिंग में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी गई है। सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 कहता है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। अनलेस कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो, पर इस एक्ट में जो डेफिनेशन दी है उनकी मीनिंग क्या होगी। इसका डेफिनेशन 1 बात करती है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, एक्वायर करना। हम कोई चीज़ एक्वायर कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अर्जन विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है, हायरिंग, बोरिंग और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। क्या कर रहे हैं आप, किसी को चीज़ को क्या कर रहे हो, भाड़े में ले रहे हो। ठीक है, प्राप्त करो, किस तरह से प्राप्त कर रहे हो, उसको भाड़े से प्राप्त कर रहे हो, उधार लेके प्राप्त कर रहे हो, या उसे एज अ गिफ्ट, दान के रूप में प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्वायर कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है सेकंड, एम्यूनेशन। एम्यूनेशन मीन्स एम्यूनेशन फॉर एनी फायर आर्म्स। एम्यूनेशन फॉर एनी फायर आर्म्स एंड इंक्लूड, और क्या इंक्लूड करती है, फर्स्ट रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनाइड, स्केल और अदर मिसाइल। क्या कर रहे हैं, एमुनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, रॉकेट्स भी है, बॉम्ब भी है, ग्रेनाइड्स भी है, सेल्स भी है एंड अदर मिसाइल्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। और सेकंड बात कर रहे हैं आर्टिकल डिज़ाइन फॉर टर्पीडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग। अब ये क्या है, मैं आपको चार्ट से बताती हूँ। ये क्या हो गई है, इससे बोलते हैं टर्पीडो सर्विसेज। ये एक तरह से ना समुद्र के अंदर क्या करते हैं, जब मिसाइल लॉन्च की जाती है। ठीक है, ये जो मिसाइल है इससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, टॉर्पेडो सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बंदूक की गोलियां होते हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं, एमुनेशन। और एमुनेशन के अंदर इंक्लूड रॉकेट्स भी होते हैं, बॉम्ब भी होते हैं और ग्रेनाइड भी होते हैं। ये हो गए बॉम्ब्स और ये है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का अंदर का पार्ट। अब ग्रेनाइट हम इसे कहते हैं, जैसे हम यूजुअली बॉम्ब समझते हैं, इसे हम वर्ड यूज़ करते हैं एज अ ग्रेनाइट। ठीक है, और ये इसके अंदर का पार्ट है। यहाँ पर मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि हमें तो सिर्फ जानना है कि ग्रेनाइट किसे कहते हैं, बॉम्ब किसे कहते हैं, रॉकेट किसे कहते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एमुनेशन के अंदर क्या आता है, फायर आर्म्स के अंदर क्या क्या आता है। से रॉकेट हो गया। अब कि जो मैंने अभी आपको बोला था सबमरीन माइनिंग, आपने सबमरीन में क्या करे, माइनिंग करे। ये हो गई सबमरीन, ये होगी सबमरीन। अब सबमरीन के थ्रू क्या हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो भी क्या उसको इंक्लूड किया गया है, एमुनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट, अदर कंटेनिंग और डिज़ाइन और अडॉप्ट टू कंटेन, कोई एक्सप्लोजिव, कोई आप विस्फोटक वाली चीज़ हो गई है, फ्लूमिनेटिंग और फिशनेबल मटेरियल। फिशनेबल मटेरियल क्या होता है कि जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, उनका जो मटेरियल आप यूज़ करके कोई ऐसी विस्फोटक चीज़ बना रहे हो जिससे ना एकदम से परमाणु हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप हो गया वो।
नॉक्सियस लिक्विड हो गई, कोई गैस हो गई, अदर सच थिंग वेदर कैपेबल ऑफ यूज़ विथ फायर आर्म्स और नॉट। क्या चाहे आप उसको फायर आर्म्स में इंक्लूड करके यूज़ करके आप उसको यूज़ कर रहे हैं पा रहे हो या नहीं, बट उन सबको हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एज अ डेफिनेशन ऑफ एम्यूनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है चार्जेस फॉर फायर आर्म्स एंड एसेसरी फॉर सच चार्जेस। आप कोई फायर आर्म्स है और उसकी कोई एसेसरीज है, चार्जेस हो गए, ठीक है, उसको क्या इंक्लूड करेंगे एम्यूनेशन के अंदर। फ्यूज़ एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स को भी, पार्ट्स और मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनेशंस। आप कोई पार्ट्स या कोई मशीनरी है जिसमें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एम्यूनेशन को, उसको भी हम एम्यूनेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। सच इंग्रेडिएंट ऑफ एम्यूनेशन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाइड। किसने स्पेसिफाइड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया नोटिफिकेशन में कि ये चीज़ें अब एम्यूनेशन के अंदर इंक्लूड होगी, तो वो भी क्या होगा उसमें एम्यूनेशन की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगी। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन किस बात करती है, डेफिनेशन सी बात करती है आर्म्स के रिगार्डिंग। आर्म्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन अडप्टेड एज अ वेपन फॉर ऑफेंस और डिफेंस। क्या आप एज अ उसको वेपन की तरह यूज़ कर रहे हो और या आप उसको एज अ डिफेंस की तरह यूज़ कर रहे हो, और उसमें इंक्लूड क्या होता है, आर्म्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है फायर आर्म्स। ठीक है, अब शार्प्ड, आपने कोई शार्प्ड वेपन यूज़ कर लिया, अदर डेडली वेपन, ठीक है, जो नुकीली चीज़ होती है, शार्प्ड चीज़ हो गई, जैसे तलवार हो गई, ये भाले हो गए नुकीले, और पार्ट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और उसकी मशीनरी जो मैन्युफैक्चर कर रही आर्म्स, बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड आर्टिकल डिज़ाइन सोली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूजेस। अब जैसे एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर भी हम कुल्हाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक में हम नाइफ़ यूज़ करते हैं, घर में चाकू यूज़ करते हैं सब्जी काटने के लिए, तो उनको हम किस में इंक्लूड नहीं करेंगे, आर्म्स के अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सच एस लाठी और ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक। आप चलने के लिए कोई लकड़ी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस लकड़ी को एज अ वेपन यूज़ नहीं, एज अ वेपन हम उसको इंक्लूड नहीं करें। वेपन इनकेपेबल ऑफ बीइंग यूज अदरवाइज देन एज अ टॉय और बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन्स। ठीक है, किनको एक्सक्लूड किया हुआ है, एग्रीकल्चर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जैसे लाठी हो गई, चलने के लिए लकड़ी हो गई है, ठीक है, कोई टॉय हो गया जिसको हमने एज अ वेपन यूज़ नहीं किया है, तो वो क्या हो गई, वो आर्म्स की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होंगे। आर्म्स की डेफिनेशन के अंदर फायर आर्म्स, शार्प्ड वेपन, डेडली वेपन, इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन डी बात करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in relation to any area for which commissioner of police has been appointed means the commissioner of police thereof and include any such deputy commissioner of police exercising the jurisdiction over the whole or any part of such area as may be specified the state government in that behalf in relation to such area or part। यहाँ किसको कहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किन्हें कहा गया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो अपॉइंट किए गए हैं। मीन्स जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के उसके अंदर इंक्लूड भी किसको किया गया है, डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी इंक्लूड किया गया है, जिनके पास जुडिक्शन है किसी पार्ट को या पूरे एरिया पर, जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेसिफाइड किया है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये स्पेसिफाइड किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है कि कौन सा एरिया आपके अंदर जुडिक्शन में फॉल करता है। अब डेफिनेशन ई बात करती है फायर आर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Firearms means arm of any description designed or adapted to discharge a projectile or projectiles of any kind by the action of any explosive or other form of energy and include। क्या हो गया, एक तरह से क्या हो गया, एक्सप्लोजिव चीज़ें, ठीक है, और अदर जो एनर्जी जो विस्फोट होती है, जैसे ये एक धुआं निकलता है, ठीक है, एक आग निकलती है, तो ये ऐसी फायर आर्म जिससे एक्सप्लोजिव चीज़ें हो रही है, विस्फोटक चीज़ें हो रही है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उन्हें हम किस में इंक्लूड करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है फायर आर्म्स के अंदर, आर्टिलरी आती है। आर्टिलरी मतलब होती है तोप, ठीक है, और हैंड ग्रेनेड, हथगोले बोलते हैं जिससे, रॉकेट पिस्तौल हो रही है, वेपन ऑफ एनी काइंड डिज़ाइन और अडॉप्ट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस और
अदर सच थिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉक्सियस लिक्विड निकल रही है या कोई गैस निकल रही है या अदर कोई थिंग, ठीक है। अब जैसे तोप होती है, तोप से क्या निकलती है, एक तरह से गैस निकल रही है, ठीक है। हाँ, जैसे ये ग्रेनाइट हो गया, इस बम फोड़ते हैं जो ग्रेनाइट हम यूज़ करते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्या, एक्सेसरीज फॉर एनी सच फायर आर्म्स डिजाइन एंड अडेप्टेड टू डिमिनिश द नॉइस ऑफ फ्लैश कॉज्ड बाय द फायरिंग। देयरफॉर हमें ये पता है कि जैसे गन है, गन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, मजल बोलते हैं हम जिसे, उस पे क्या होता है, उसके साउंड को सप्रेस करने के लिए एसेसरी यूज़ की जाती है, ताकि ये ना जब गन फायर हो तो उसका साउंड ना आए। तो ऐसी एक्सेसरीज जो हुई है, जो फ्लैश है उसको क्या है, रिड्यूस करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए हो, तो वो भी किस में कवर होगी, फायर आर्म्स के अंदर। पार्ट्स ऑफ और मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करिए, उनको भी इंक्लूड किया गया है। और कैरेजेस, प्लेटफॉर्म्स, अप्लायंसेस फॉर माउंटेनिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग आर्टिलरी, जो क्या कर रहे हैं, तोपों को ना चढ़ाने के लिए, जो आप जो कन्वीनियंस का आप जो साधन, परिवहन का जो साधन ले रहे हो, ठीक है, उन्हें भी, जैसे कोई गाड़ी ले ली, कोई आपने कोई मशीन यूज़ कर ली, प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिया माउंटेन करने के लिए, चढ़ाने के लिए उसको, तो वो भी क्या होगा, वो जो कैरेज आप यूज़ कर रहे हो वो भी किस में इंक्लूड हो जाएगा, फायर आर्म्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो इस डेफिनेशन को हमें बहुत याद करना पड़ेगा इजीली, क्योंकि ये आप बहुत इजी है याद करने में, बट इसको टू द पॉइंट लिखने से हमें इसमें डिफरेंस भी पता चलेगा कि एमुनेशन में क्या इंक्लूड हो रहा है और फायर आर्म्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन EA, ये ऐड की गई थी 2019 में, जो लाइसेंस के बारे में बात करता है। लाइसेंस मीन्स अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, एंड लाइसेंस इंक्लूड द लाइसेंस इशूड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या, जो इस एक्ट के अंदर आपको प्रोविज़न के अंदर आपको कोई लाइसेंस इशू किया वो, और कोई रूल्स से आपको कोई लाइसेंस इशू किया वो, और इसके अंदर क्या इंक्लूड किया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी लाइसेंस का इंक्लूड किया है। आपको लाइसेंस किस तरह से मिल रहा है, इस एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है उसकी तरह से आपको लाइसेंस इशू किया जा रहा है, कोई रूल्स है उसकी तरह से आपको लाइसेंस इशू हो रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ लाइसेंस भी इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एज अ पेपर के रूप में आपको लाइसेंस मिल गया, एक पेपर में आपको पूरा लिख के दे के नाउ यू आर ऑथराइज फॉर दिस, ठीक है, आपके पास ये लाइसेंस है, परमिट है। पर आपके पास जब पेपर के रूप में ना होकर डिजिटल रूप में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो गया, तो उससे भी हम एज ए लाइसेंस क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब डेफिनेशन F बात करते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, कौन लाइसेंस देंगे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स ऑफिसर और अथॉरिटी empowered टू ग्रांट और रिन्यू लाइसेंस अंडर द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स दिस गवर्नमेंट। जो अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर है, जिनके पास पावर है आपको लाइसेंस देने की, ग्रांट करने की और लाइसेंस को रिन्यू करने की, वो तो है ही, और साथ साथ में इंक्लूड किसको किया है, गवर्नमेंट। अब यहाँ वर्ड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों इंक्लूड होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड होगी, क्योंकि यहाँ वर्ड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, ना कि स्पेसिफाइड किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस की रिगार्डिंग बताएगी या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ वर्ड गवर्नमेंट लिखा है, इसलिए हम दोनों को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है FF। इसको इंक्लूड किया गया था मजिस्ट्रेट की इसमें इंक्लूड किया गया है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मीन्स ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड किया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो CRPC के अंदर जो डेफिनेशन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वही क्या है यहाँ पर मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन G बात करती है प्रिस्क्राइब के रिगार्डिंग। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जो रूल्स इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसे प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। डेफिनेशन H बात करती है प्रोहिबिटेड एमुनेशन। अब जो आप एमुनेशन की डेफिनेशन हमने देख ली, फायर आर्म्स की डेफिनेशन लिख ली, पर इनमें से कुछ ना कुछ तो प्रोहिबिटेड होगी, तो उसकी रिगार्डिंग भी डेफिनेशन हमें दी गई है। प्रोहिबिटेड एमुनेशन मीन्स एनी एमुनेशन कंटेनिंग डिज़ाइन और अडेप्टेड टू contain any noxious liquid, gas or such things
एंड इंक्लूड्स, जिसमें इंक्लूड किया गया है रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनाइट, सेल, मिसाइल, आर्टिकल डिजाइन फॉर torpedo services, submarine, mining, and such other article as a state central government may by notification official gazette specify to be prohibited। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया ऑफिशियल गजेट में कि यह प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है, तो वो उसको तब से क्या मान लिया जाएगा, उसे इंक्लूड कर लिया जाएगा प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, अब ऐसे ही डेफिनेशन आई बात करती है प्रोहिबिटेड आर्म्स की रिगार्डिंग। Means firearms so designed and adapted that if pressure is applied to the trigger, the missile continue to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missile is empty। अब आप समझिए, इसे मैं आपको एक पिक्चर से बताती हूँ। देखिए, फायर आर्म्स के अंदर क्या बोला था कि जो हम क्या कर रहे हैं, इफ़ अ प्रेशर इज अप्लाइड टू द ट्रिगर पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये प्रेशर तब तक हम ना रिलीज़ नहीं करेंगे, तो ये कंटिन्यू फायरिंग होती रहेगी। अगर आप इसे दबा के रखोगे ट्रिगर को, ठीक है, तो कंटिन्यू फायरिंग होगी। इसमें तो नहीं, इसमें एक बार ना मतलब इस गन के रिगार्डिंग मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एज ए लॉजिकली बता रही हूँ। अगर हम ट्रिगर को दबा के रखते हैं जिसमें कंटिन्यू फायर हो सकती है, जिस गन के पास ये कैपेसिटी है कि वो कंटिन्यू फायर कर सके, ठीक है, तब तक क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा जब तक कि जो ये मजल है, मैगजीन के अंदर जितनी भी है ना बुलेट्स है, वो क्या नहीं हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें 6 बुलेट्स हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखोगे तो जब तक कि 6 बुलेट कम्प्लीटली क्या नहीं हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, ये जो मैगजीन है ये इसमें क्या होती है, लोड की जाती है बुलेट्स को, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाए और रिमूव नहीं हो जाए, और या लिखा है अनटिल प्रेशर इज रिमूव फ्रॉम द ट्रिगर। अगर आप जो ये प्रेशर आपने लगाया हुआ था उसको आप क्या नहीं कर दो, इस ट्रिगर से रिमूव ना कर दो। ठीक है, और जो मिसाइल थी, अगर फॉर एग्जांपल मैगजीन कंटेनिंग द मिसाइल इज़ एम्प्टी, अगर अब मिसाइल के अंदर कोई आपने मैगजीन लोड की है तो वो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, उसे क्या माना जाएगा, फायर आर्म टू बी डिज़ाइन एंड अडॉप्टेड। ठीक है, जो प्रोहिबिटेड आर्म्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। अब इसका सेकंड पॉइंट बात करता है वेपन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन एंड अडॉप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस और द सच थिंग। जिस वेपन की वजह से आपको क्या डिस्चार्ज हो रहा है, नॉक्सियस गैस हो रही है, लिक्विड हो रहा है, गैस हो रही है और कुछ अदर थिंग्स निकल रहे हैं, उसे भी हमने किस में इंक्लूड किया है, प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंदर। एंड इंक्लूड, और क्या इंक्लूड कर रहा है ये, आर्टिलरी, तोपों को भी इंक्लूड कर रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक फायर आर्म्स and such other arms as the central government may by notification in official gazette prohibited arms। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया, पर इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है, आर्टिलरीज को, एंटी एयरक्राफ्ट को और एंटी टैंक को भी इंक्लूड किया गया है प्रोहिबिटेड आर्म्स की डेफिनेशन के अंदर। अब डेफिनेशन जे बात करती है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट हैज़ द सेम मीनिंग जो हमने सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अंदर हम पढ़ते आए हैं, वही जो डेफिनेशन की जो मीनिंग है वही सेम किसकी है, डेफिनेशन जे पब्लिक सर्वेंट की। अब डेफिनेशन के बात करती है ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग। ट्रांसफ़र विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन इंक्लूड लेटिंग ऑन, हायर, लीडिंग, गिविंग और पार्टिंग विद द पोजीशन। आप क्या कर रहे हो, हायरिंग को क्या कर रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो, उधार पे दे रहे हो या कब्जे पे रख रहे हो, ठीक है, या पार्टली किसी को पोजीशन में दे रहे हो, ये किसकी डेफिनेशन में आ गया, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन के अंदर है। अब जो सेक्शन 2 हम डेफिनेशन क्लोज जो बातें कर रहे हैं, इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इसका सब सेक्शन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ अ बैरल ऑफ अ फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। अब ये बैरल क्या होता है, मजल क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ बैरल, अब हमें लेंथ जाननी है, बैरल की लेंथ क्या होगी। बैरल की लेंथ क्या होती है कि जो आपको ये दिख रहा है ये लाइन, ये होती है बैरल, इससे हम क्या कहते हैं, बैरल। ये कहाँ से होगी, द लेंथ ऑफ बैरल ऑफ द फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल पॉइंट। ये जो मजल, इसको हमें बोलते हैं मजल, जहाँ से क्या होती है, बुलेट निकलती है, ठीक है, इस बुलेट जहाँ से निकलती है उसे हम मजल बोलते हैं। यहाँ से जो ये लाइन दिख रही इसे हम बोलते हैं बैरल।
इसे क्या कहा जाता है, क्या बोलता है, बैरल। तो यही सब सेक्शन 2 हमें बता रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ बैरल ऑफ द फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग। ठीक है, इससे हम क्या हो रही है, फायरिंग हो रही है, और ये हो गया मजल, ये हो गया आपका मजल, ये हो गया आपका बैरल। अब नेक्स्ट इसका सब सेक्शन 3 बात करता है। सब सेक्शन 3 कहता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी लॉ विच इज़ नॉट इन फोर्स। इस एक्ट के रेफरेंस में एनी लॉ विच इज़ नॉट इन फोर्स इन एनी एरिया, किसी एरिया में कोई लॉ नहीं है, फोर्स पे नहीं है, ठीक है, in relation to that area be constructed as reference to the corresponding law if any in the force of that area। हम मानेंगे कि जो हमारा ये लॉ है उस एरिया पे भी क्या है, इन्फोर्स में। सब सेक्शन 4 कहता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी शैल इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच देर इज़ नो ऑफिसर और अथॉरिटी विद द सेम डेजिग्नेशन be constructed as a reference to such officer or authority as may be prescribed by the central government। जो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर देते हैं इस एक्ट के अंदर कि ये ऑफिसर या ये अथॉरिटी डेजिग्नेट की जाती है इस एरिया के लिए, तो वो ही हम सेम मानेंगे जिस एरिया के अंदर ये एक्ट या ऑफिसर या अथॉरिटी अपॉइंटेड नहीं है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सेम बता रहे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि जहाँ पर ये लॉ नहीं बना हुआ है तो हम मानेंगे कि हमारा आर्म्स एक्ट है, और उस लॉ में जहाँ पर ये लॉ नहीं है वहाँ पर कोई अथॉरिटी ऑफिसर नहीं है तो हम मानेंगे जो इस एक्ट के अंदर जिसे डेजिग्नेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट ऑफिसर और अथॉरिटी को, वही सेम होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। थैंक यू।